आज हम MA 309 कंपोनेंट डिज़ाइन एंड एस्टिमेशन सब्जेक्ट में डिज़ाइन में पार्ट्स के मटेरियल्स के बारे में स्टडी करेंगे। पिछले लेक्चर में आपको मैंने डिज़ाइन के बारे में इंट्रोडक्शंस दिए थे, डिज़ाइन फिलॉसफी, डिज़ाइन प्रोसीजर, डिज़ाइन एस्पेक्ट्स, काइंड्स ऑफ डिज़ाइन, क्वालिटीज़ रिक्वायर्ड इन सक्सेसफुल डिज़ाइन के बारे में डिटेल में समझाया था। को हम रिकॉल करते हैं फिर से और फिर हम उसके बाद आगे बढ़ते हैं। जैसा कि मैंने बताया था, डिज़ाइन जो है एक इनोवेशन या क्रिएशन प्रोसेस है। इंजीनियरिंग डिज़ाइन को हमने डिफाइन किया था कि इट इज़ ए इटरेटिव, क्रिएटिव एंड डिसीजन मेकिंग प्रोसेस टू फुलफिल दी ह्यूमन नीड्स और सोशल नीड्स। हमारी आम ज़रूरतों को पूरा करने के लिए जो भी फंक्शन या जो भी स्पेसिफिक वर्क हम करना चाहते हैं, उसके लिए जो भी हम मैकेनिज्म या मशीन डिज़ाइन करते हैं, उसको हम डिज़ाइन में, इंजीनियरिंग डिज़ाइन में लेते हैं। मशीन डिज़ाइन को हम और सरल तरीके में कह सकते हैं कि एक ऐसी मशीन या मैकेनिज्म या उसका पार्ट डिसाइड करना जो कि दिए गए फंक्शंस को या दिए गए कार्य को पूरी एफिशिएंटली और विश्वसनीय तरीके से पूरा करे, कार्य के दौरान पूरी सेफ्टी बनी रहे और वो इकोनॉमिक भी हो, ऐसा पार्ट डिज़ाइन करना, उस प्रोसेस को हम मशीन डिज़ाइन कहते हैं। इसके बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं जिसको हमने पहले डिस्कस किया था। ऑप्टिमल डिज़ाइन, हर कार्य को करने के लिए कुछ लिमिट्स होती हैं, कुछ कंस्ट्रेंट्स बने होते हैं, तो हम उन कंस्ट्रेंट्स को ध्यान में रखते हुए जो हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शंस हैं, उनको प्राप्त करने के लिए बेस्ट पार्ट डिज़ाइन कर रहे हैं, दैट वन इज ऑप्टिमल डिज़ाइन। कई तरह के कंस्ट्रेंट हो सकते हैं, मटेरियल का, मैन्युफैक्चरिंग का, कॉस्टिंग का, वेट का, स्ट्रेंथ का, इन सब को ध्यान में रखते हुए जो मैक्सिमम बेस्ट डिज़ाइन है, दैट वन इज ऑप्टिमल डिज़ाइन। एक अच्छी डिज़ाइन वही कहलाती है जिसमें कि कस्टमर, जो कि एंड यूज़र है, वो सेटिस्फाई हो, जो भी वो मनी पे कर रहा है उसके हिसाब से, और जो वो फंक्शन या वर्क चाहता है उसके हिसाब से। साथ ही जो मैन्युफैक्चरर है उसको प्रोडक्शन के बाद एडिकेट प्रॉफिट भी प्राप्त हो जाए। ये दोनों चीज़ें एक अच्छी डिज़ाइन जरूरी है उसके लिए। किसी भी मशीन के मैकेनिज्म का या किसी भी पार्ट का जब हम डिज़ाइनिंग करते हैं तो उसका एक सिंपल प्रोसीजर है जिसको हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट इज रिकॉग्निशन ऑफ नीड। हमारी ज़रूरत क्या है, फंक्शन क्या है, उसके हिसाब से हम डिज़ाइन करेंगे। तो हमारा एम क्या है उसको हम सबसे पहले पहचानें, ज़रूरत को पहचानें, ताकि उसके हिसाब से पार्ट्स के बारे में इमेजिनेशन किया जा सके, थिंक किया, सोचा जा सके और डिज़ाइन किया जा सके। जब हमें हमारी ज़रूरत मालूम पड़ जाए, फंक्शन मालूम पड़ जाए, तो हम किस तरह के मैकेनिज्म से या किस तरह के मशीन पार्ट से, किस तरह की असेंबली से वो वर्क पूरा किया जाता है, उसके बारे में सोचेंगे। दैट वन इज कॉल्ड सिंथेसिस। कई ऑप्शंस हो सकते हैं हमारे पास, सबकी हम फिजिबिलिटी स्टडी देखेंगे कि वो वर्क कर सकता है कि नहीं कर सकता है। दैट वन इज सिंथेसिस ऑफ मैकेनिज्म। जब हम किसी पार्ट का मैकेनिज्म एक बार दिमाग में सेट करेंगे तो हम उसमें जो विभिन्न पार्ट्स डिजाइन करेंगे जिनकी हमें असेंबली करनी है, उन पर लगने वाले फोर्स, मोशन, इनके बारे में एनालाइज करेंगे। यानी हम उसकी काइनेमेटिक्स के बारे में स्टडी करेंगे कि किस तरह से वो वर्क परफॉर्म किया जा सकता है, और जिस तरह का वर्क परफॉर्म करना है उस पर जो फोर्स लग रहे हैं उसमें स्ट्रेंथ को ध्यान में रखते हुए, वर्किंग कंडीशंस को ध्यान में रखते हुए, कॉस्टिंग को ध्यान में रखते हुए, मैन्युफैक्चरिंग को ध्यान में रखते हुए, और भी बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे आगे। हम मटेरियल का सिलेक्शन करेंगे, अवेलेबिलिटी ऑफ मटेरियल भी उसमें एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है।
जब आपका मटेरियल पार्ट का मैकेनिज्म और पार्ट्स डिज़ाइन हो गए, तो अब हम उस पार्ट्स की कैपेसिटी के हिसाब से, जो हमारा वर्क है उसकी कैपेसिटी के हिसाब से, हम पार्ट्स की ऊपर लगने वाली स्ट्रेसेस को एनालाइज करते हुए उसकी शेप और साइज डिज़ाइन करेंगे। ये एक तरह से मैथमेटिकल या एनालिटिकल पोर्शन है डिज़ाइन का। इटरेटिव प्रोसेस है, कई बार आपको चेक करना पड़ेगा उसके फेलियर्स कंसिडरेशन को देखते हुए, फिजिबिलिटी को देखते हुए। तो जब साइज अपीयरेंस वगैरह आपका फाइनल हो जाए तो हम उसको मॉडिफाई करेंगे, फाइनल शेप देंगे, टेस्टिंग करेंगे, प्रोटोटाइप बनाना पड़ा तो प्रोटोटाइप भी बनाएंगे, फिर उसकी टेस्टिंग करेंगे, कुछ कमी रहेगी तो फिर से मॉडिफिकेशन करेंगे, फिर से साइज डिज़ाइन करेंगे, क्योंकि ये इटरेटिव प्रोसेस है। जब फाइनली हमारी डिज़ाइन तैयार हो जाए तब हम उसकी डिटेल ड्राइंग बनाएंगे, प्रेजेंटेशन देंगे उसके जितने भी एस्पेक्ट्स हैं उसके बारे में, और ये सब तैयार होने के बाद हम प्रोडक्शन के लिए तैयार हैं, हम उस पार्ट के प्रोडक्शन करेंगे। तो ये एक जनरल प्रोसीजर है किसी भी मैकेनिकल पार्ट को डिज़ाइन करने का। अब हम आते हैं मटेरियल्स के ऊपर कि डिज़ाइन की लिंक में जो मटेरियल्स ये पार्ट्स का, उसके क्या कंस्ट्रेंट्स हैं, किस तरह का मटेरियल है, किस तरह से उसका सिलेक्शन किया जाता है, इस चीज़ों को हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो ये बात है कि जब हम डिज़ाइनिंग कर रहे हैं, हमने प्रोसीजर देखा, तो डिज़ाइन इंजीनियर को मटेरियल के बारे में जानकारी होनी चाहिए, उसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में जानकारी होनी चाहिए, किस तरह के डिफरेंट कंडीशन में वो किस तरह का वर्क करेगा उसके बारे में, किस एस्पेक्ट्स के हिसाब से कौन सा मटेरियल हमने लेना उसके हिसाब से उसको सब जानकारी होनी चाहिए, तभी वो मटेरियल को सेलेक्ट कर पाएगा। किसी भी एप्लीकेशन के लिए जो मटेरियल का सिलेक्शन है वो कुछ लॉजिकल स्टेप्स जो कि फिजिबल हो उनके ऊपर डिपेंड करता है। जैसे सबसे पहला है कि हमारी जो मटेरियल हमने चूज़ किया वो जो वर्क हम चाहते हैं या जो परफॉर्मेंस हम उससे प्राप्त करना चाहते हैं वो फुलफिल होनी चाहिए, वो पूरी होनी चाहिए। एस्टेब्लिशिंग द परफॉर्मेंस रिक्वायरमेंट्स दैट द मटेरियल मस्ट मीट। सेकंड इज वो मटेरियल जो है अदर एस्पेक्ट्स पे भी अगर हम उसको एवेल्यूएट करें तो वो अप्रोप्रिएट उतरना चाहिए। हमारे पास एक से अधिक मटेरियल का ऑप्शन हो सकता है, उनको हम डिफरेंट एस्पेक्ट्स के ऊपर, कंडीशंस के ऊपर देखेंगे और उसमें से बेस्ट सेलेक्ट करेंगे। इवेल्यूएट करने के बाद सेलेक्ट करेंगे, एनालिसिस करने के बाद सेलेक्ट करेंगे। और इकोनॉमिक कंस्ट्रेंट्स तो है ही है, क्योंकि हर चीज़ की कॉस्टिंग है और आज कॉम्पिटिटिव ज़माना है, कॉम्पिटिशन का ज़माना है, तो हर जगह हम कॉस्टिंग का कटआउट तो करेंगे, कट फैक्टर तो लगाएंगे। तो इकोनॉमिक कंस्ट्रेंट भी मटेरियल के सिलेक्शन में एक बहुत बड़ा फैक्टर है। इससे पहले कि हम डिस्कस करें मटेरियल्स के बारे में, प्रॉपर्टीज़ के बारे में, सिलेक्शंस के बारे में, एक हम लुकआउट देखते हैं कि इंजीनियरिंग मटेरियल्स का क्लासिफिकेशन क्या है। इंजीनियरिंग मटेरियल्स को हम 5 पार्ट में 5 तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। मेटल्स, नॉन मेटल्स, अलॉयज, प्लास्टिक्स एंड कंपोजिट्स। मेटल्स को फर्दर फेरस और नॉन फेरस लो एस है या नहीं है। नॉन मेटल्स में सिरेमिक्स और ऑर्गेनिक पॉलीमर्स। अलॉयज जो है एक से अधिक मेटल्स नॉन मेटल्स का मिश्रण डिजायर्ड प्रॉपर्टीज प्राप्त करने के लिए। आजकल प्लास्टिक्स का भी ज़माना है, थर्मोसेटिंग एंड थर्मोप्लास्टिक्स। और कंपोजिट ऑफ मोर वन और मोर टाइप ऑफ मटेरियल। ये एक सिंपल क्लासिफिकेशन है इंजीनियरिंग मटेरियल। किसी भी डिज़ाइन के लिए पार्ट को डिज़ाइन करते समय उसका मटेरियल जब सेलेक्ट करते हैं तो उसमें जो फॉलोइंग कंसिडरेशन है वो इम्पोर्टेंट है। पहला, प्रॉपर्टीज़। मटेरियल्स की बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं जिनके हिसाब से हम उसको सेलेक्ट करते हैं।
स्ट्रेंथ तो अपने आप में एक है ही है कि किस तरह की स्ट्रेंथ चाहिए, लेकिन इसके अलावा जो प्रॉपर्टीज़ हैं, जैसे मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, इलास्टिक एंड प्लास्टिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं, इसको हम डिस्कस करते हैं। टाइम डिपेंडेंट प्रॉपर्टीज़ हैं जो समय के साथ चेंज होती हैं, क्रीप है, डैमिंग कैपेसिटी है, ये टाइम डिपेंडेंट प्रॉपर्टीज़ है। फ्रैक्चर फिनोमिना, वर्किंग के दौरान फेलियर्स होता है कंपोनेंट, फ्रैक्चर डेवलप होते हैं, क्रैक डेवलप्स होते हैं, फटीग फेलियर होता है, ये एक इम्पॉर्टेंट है उसकी प्रॉपर्टीज़ के लिए। थर्मल प्रॉपर्टीज़, जो मटेरियल है वो एक वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर पे काम करना चाहिए। अगर वो पर्टिकुलर किसी एक ही टेम्परेचर पे काम करेगा तो उसके सक्सेस के चांसेस कम है। थर्मल प्रॉपर्टीज, कितना एक्सपेंशन है, किस तरह से वो थर्मल हीट को कंडक्टिव यानी कैरी करता है, स्पेसिफिक हीट क्या है उस मटेरियल की। केमिकल इंटरेक्शंस, इन्वायरमेंट के साथ भी और दूसरे मटेरियल्स के साथ या फ्लूइड्स के साथ भी उसका क्या बिहेवियर रहता है, ये भी उसकी प्रॉपर्टीज है जिसके बेस पर हम उसको सेलेक्ट करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। जो भी पार्ट आप बना रहे हैं उसको जो भी शेप या साइज या जो भी फंक्शन देना है, तो वो पार्ट किस तरीके से बनाया जाएगा, किस तरह से फॉर्म किया जाएगा, क्या वो कास्टिंग है या वेरियस पार्ट्स की वेल्डिंग करनी है या फोर्जिंग करनी है या किसी ब्लैंक में से मशीनिंग के बाद प्राप्त करना है, वगैरह वगैरह। तो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस भी एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट है मटेरियल को सिलेक्ट करने के लिए। इकोनॉमिकल बेसिस है ही है, क्या कॉस्टिंग पड़ रही है, उस अलग अलग मटेरियल के हिसाब से अलग अलग कॉस्टिंग पड़ेगी, ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है इकोनॉमिकल बेसिस। फिर है अवेलेबिलिटी, मटेरियल सेलेक्ट तो कर लिया लेकिन क्या वो अवेलेबल है, अवेलेबल नहीं है तो उसके अल्टरनेट्स क्या हैं, और उस अल्टरनेट्स में और उसमें क्या फ़र्क है प्रॉपर्टीज़ के हिसाब से, इकोनॉमी के हिसाब से, ये सब हमें देखना पड़ेगा। और जिन वर्किंग कंडीशंस में उसको फंक्शन करना है, उस पार्ट को वर्क करना है, क्या वो उसके लिए सूटेबल है, ये सब चीज़ें, ये सब फैक्टर्स हम मटेरियल को सिलेक्ट करते समय ध्यान में रखते हैं। एक बार जब हम पार्ट्स को डिज़ाइन कर लेंगे वेरियस कंसिडरेशन के ऊपर मटेरियल सिलेक्शन के साथ, फिर अगर हम मटेरियल चेंज करेंगे तो पूरा प्रोसेस फिर से दोहराना पड़ेगा। तो मटेरियल सिलेक्शन एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है डिजाइनिंग। कुछ मैकेनिकल प्रॉपर्टीज इस तरीके से हैं जिसको हम डिस्कस करते हैं, हम सिर्फ मैकेनिकल प्रॉपर्टीज को डिस्कस कर रहे हैं। प्लास्टिसिटी, इलास्टिसिटी एंड मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, यील्ड स्ट्रेंथ एंड अल्टीमेट स्ट्रेंथ, स्टिफनेस एंड रिजिडिटी, endurance limit and fatigue, hardness and resilience, malleability, toughness and creep strength, ductility and brittleness, damping capacity, machinability, impact strength and so on। ये कई मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ हैं जिनके बारे में आप लोग स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में भी पढ़ चुके हैं, मटेरियल साइंस में भी पढ़ चुके हैं, स्ट्रेस स्ट्रेन एनालिसिस भी आप पढ़ चुके हैं। शॉर्ट में हम इनको डिस्कस करते हैं। स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ क्या चीज़ है, कोई भी मटेरियल जिसके ऊपर वर्किंग के दौरान जो फोर्स लग रहे हैं बिना फेल हुए वो कितना उसको सस्टेन कर सकता है, कितना रजिस्ट कर सकता है डिफॉर्मेशन को, दैट वन इज स्ट्रेंथ ऑफ दैट मटेरियल। और जो रेजिस्टेंस उस पार्ट के द्वारा या उस मटेरियल के द्वारा उस फोर्स को दिया गया है उसको हम स्ट्रेस कहते हैं। स्ट्रेस इज ए फोर्स पर यूनिट एरिया, ये हम पढ़ चुके हैं। प्लास्टिसिटी, जब किसी मटेरियल पे या पार्ट पे बाह्य बल लगाया जाता है तो वो डिफॉर्म होने लगता है। प्लास्टिसिटी वो मैक्सिमम लिमिट है एक्सटर्नल लोड की जहाँ तक वो डिफॉर्म ना हो बिना इंक्रीजिंग लोड के। अगर आप फोर्स हटाएं तो वो वापस अपनी ओरिजिनल शेप रिगेन कर ले, दैट वन इज प्लास्टिसिटी। इन एक्चुअल ऐसा पॉसिबल होता नहीं है, जब फोर्स लगाते हैं देयर इज सम डिफॉर्मेशन देयर, पर हम ये मान के चलते हैं कि कुछ हद तक, कुछ लोड तक उसमें किसी तरह का डिफॉर्मेशन नहीं आता ड्यू टू प्लास्टिसिटी। इलास्टिक लिमिट, बिना किसी डिफॉर्मेशन के
कोई भी पदार्थ या मेटल कितना रेजिस्ट दे सकता है फोर्स को, या उसमें कितनी स्ट्रेस डेवलप हो सकती है, कितनी उसकी मैक्सिमम स्ट्रेस है विदाउट परमानेंट डिफॉर्मेशन या इलांगेशन, वो उसकी इलास्टिक लिमिट कहलाती है। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, हुक्स लॉ ये कहता है कि अप टू द इलास्टिक लिमिट स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन जो रेशियो है वो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होता है। कैपिटल ई से उसको हम शो करते हैं। यील्ड स्ट्रेंथ, वो स्ट्रेस जहां पर कि उसमें जो इलांगेशन है वो एप्रिशिएबल इलांगेशन हो, अगर हम उसमें फर्दर स्ट्रेस इंक्रीज ना करें, वो मैक्सिमम स्ट्रेंथ या वो स्ट्रेस की वैल्यू, द स्ट्रेस एट विच एप्रिशिएबल इलांगेशन अकर्स विदाउट एनी फर्दर इंक्रीज स्ट्रेस, स्ट्रेस उससे आगे नहीं बढ़े। अल्टीमेट स्ट्रेस, यदि हम फोर्स बढ़ाते जाएंगे तो उसमें स्ट्रेस डेवलप बढ़ती जाएंगी और एक ऐसी पोजीशन आएगी जहां पर कि वो स्पेसिमेन या वो पार्ट जो है ब्रेक हो जाएगा। तो अल्टीमेट स्ट्रेस क्या है कि इट इज ए मैक्सिमम स्ट्रेस रिक्वायर्ड टू ब्रेक द स्पेसिमेन, जहां पर वो स्पेसिमेन ब्रेक हो जाए, रप्चर हो जाए, दैट वन इज अल्टीमेट स्ट्रेस। ये सब हम स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम के ऊपर शो करते हैं, वेरियस पॉइंट्स होते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज स्टिफनेस। पार्ट जो है, जो भी मटेरियल है, वो उसको मोड़ा जाए, स्ट्रेच किया जाए, कंप्रेस किया जाए, ट्विस्ट किया जाए, उसके लिए अगर कोई रेजिस्टेंस देता है तो वो उसकी स्टिफनेस कहलाती है। वो प्रॉपर्टी जिसकी वजह से वो इन सबको रजिस्ट करे, इन सब प्रोसेस को, बेंडिंग, स्ट्रेचिंग, शॉर्टनिंग, ट्विस्टिंग एक्सेट्रा, वो स्टिफनेस कहलाती है। हार्डनेस, यदि हम किसी मटेरियल पे कोई इंडेंट लगाएं, पेनिट्रेट करें या स्क्रैच लगाएं तो वो उसको रजिस्ट करता है, तो ये उसकी हार्डनेस कहलाती है। मेलेबिलिटी, ये प्रॉपर्टी है एक मटेरियल की जिसमें कि हम कोल्ड स्टेट में किसी भी पदार्थ को एक शीट की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं अगर उसके ऊपर हम लगातार फोर्स लगाएं, या जैसे कहते हैं हिंदी में कहें, उसको पीटा जाए, ठोका जाए, तो प्लेट की फॉर्म में, शीट की फॉर्म में परिवर्तित हो जाए। टी, एक मटेरियल जिसमें कि जो डिफॉर्मेशन है वो एक लंबे समय तक रहे रप्चर होने से पहले। हम फोर्स बढ़ाते जा रहे हैं, फोर्स लगातार इंक्रीज कर रहे हैं, तो एक ऐसी स्टेज आएगी जब इलास्टिक लिमिट क्रॉस हो जाएगी, अब उसमें डिफॉर्मेशन सेटअप होना शुरू होगा, लेकिन ब्रेकेज होने से पहले, रप्चर होने से पहले वो कितना उसमें डिफॉर्मेशन सस्टेन कर ले, वो उसकी डक्टिलिटी कहलाती है। ब्रिटलनेस, ब्रिटलनेस को हम कह सकते हैं ये लैक ऑफ डक्टिलिटी है। यदि किसी पदार्थ के ऊपर फोर्स बढ़ाएंगे तो वो थोड़े से ही डिफॉर्मेशन के बाद टूट जाएगा, तो वो ब्रिटल कहलाएगा, भंगुर जिसे कहते हैं। टफनेस, यदि किसी पदार्थ के ऊपर या मटेरियल के ऊपर हम इम्पैक्ट लोडिंग करते हैं, सडन लोडिंग करते हैं, शॉक लोडिंग करते हैं, उसको जब वो रजिस्ट करता है, वो प्रॉपर्टी टफनेस कहलाती है। डैम्पिंग कैपेसिटी, डैम्पिंग का मतलब है कि अगर किसी पदार्थ के ऊपर रिवर्स साइकिल ऑफ स्ट्रेसेस लगाए, लगातार उसके ऊपर स्ट्रेस डेवलप हो रही है, लेकिन उनकी नेचर लगातार परिवर्तित हो रही है, जिसकी वजह से मे बी उसमें शॉक वेव्स प्रोड्यूस हो रही हैं या वाइब्रेशंस प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो वो जो एनर्जी उसमें उत्पन्न हो रही है उसको हीट की फॉर्म में वो डिसिपेट कर दे, तो उसकी डैम्पिंग कैपेसिटी कहलाती है। मशीनेबिलिटी का मतलब है कि कोई भी ऐसा पदार्थ जिसको कि हम मशीन के ऊपर वर्क करके शेप दे सकें, तो कट कर सकें, तो उसकी मशीनेबिलिटी कहलाती है। क्रीप, ये एक टाइम इवेंट है, टाइम बेस्ड प्रॉपर्टी है, जिसमें ये कह सकते हैं कि अगर कांस्टेंट स्ट्रेस के ऊपर किसी पदार्थ में प्रोग्रेसिव डिफॉर्मेशन हो, धीरे धीरे उसमें डिफॉर्मेशन आए टाइम के हिसाब से, और स्ट्रेस उसमें कांस्टेंट है, बदल नहीं रही है, वो उसका क्रीप फिनोमेना कहलाता है। धीरे धीरे उसमें खिंचाव उत्पन्न हो रहा है, स्ट्रेस डेवलप हो रही है और वो डिफॉर्म होता जाता है। फटीग, आप फ्लक्चुएटिंग या साइक्लिक लोडिंग या वेरिएबल लोडिंग या रिवर्सिबल लोडिंग किसी पदार्थ के ऊपर करते हैं, तो वो
समय से पहले, जिसे कहते हैं इलास्टिक लिमिट से पहले ही फेल होता है, ये जो उसकी टेंडेंसी है ये फटीग फेलियर या फटीग कहलाती है। फटीग स्ट्रेंथ है मैक्सिमम स्ट्रेस बिलो विच ए मटेरियल कैन प्रिज्यूमेबली विथस्टैंड एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ साइकिल ऑफ स्ट्रेस। इम्पैक्ट स्ट्रेंथ शॉक लोडिंग को सस्टेन करने या रेजिस्ट करने की एबिलिटी को इम्पैक्ट स्ट्रेंथ कहते हैं। और इम्पैक्ट जब हम लोड लगा रहे हैं उस दौरान वो जो पदार्थ है उस पर जो लोड है जिसकी वजह से उसमें जो एनर्जी उसको एब्जॉर्ब कर रहा है वो उसकी रेजिलेंस कहलाती है। ये कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ हैं जिनको ध्यान में रखना चाहिए। ध्यान में रखते हुए हम डिजाइनिंग में किसी पार्ट का मटेरियल का सिलेक्शन करते हैं। थैंक यू।